जब बच्चे पैदा होते हैं तो मारे खुशी के माँ भी गुनगुना उठती है और घर परिवार और समाज के लोग भी खुश होते हैं। उसी प्रसन्नता का जो अभिव्यक्तिकरण है, इजहार है, वो लोग गीतों के माध्यम से करते हैं। आज हम लोग अपने यहाँ गाए जाने वाले लोकगीतों पर चर्चा करेंगे और उसके लिए बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर जीवन यदु छत्तीसगढ़ के ऐसे रत्न हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक साहित्य और लोक जीवन और यहाँ की उत्सव धर्मिता को आकार देकर बहुत पुनीत कार्य किया है। और उनका आलेख है छत्तीसगढ़ी लोकगीत। डॉक्टर जीवन यदु का जन्म 1 फरवरी सन 1947 को खैरागढ़, मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा खैरागढ़ में ही हुई। आपने हिंदी विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में ही छत्तीसगढ़ी कविता पर लोक संस्कृति का प्रभाव विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपके आलेख सन 1967 से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में गीतों एवं लोक जीवन से संबंधित विश्लेषणात्मक आलेख, शोध पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। डॉक्टर जीवन यदु बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। उन्होंने कविता, गीत, निबंध, आलोचना, काव्य नाटिका और समीक्षाएं आदि देकर हिंदी साहित्य के भंडार को भरने का प्रणम्य प्रयास किया है। कविता संग्रह जैसे हैं उनकी झील की मुक्ति के लिए, धान का कटोरा, गीत संग्रह है अनकहा जो है तुम्हारा, और निबंध संकलन में लोक स्वप्न में लिली हंसा। आलोचना है छत्तीसगढ़ी कविता, संदर्भ एवं मूल्य, और छत्तीसगढ़ी में उन्होंने जो काव्य नाटिका लिखी है बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसनेच रात पहाड़ी। उन्होंने जो काव्य नाटिका लिखा है उसका नाम है ऐसनेच रात पहाड़ी। लोक साहित्य के अध्येता और छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीतकारों में डॉक्टर जीवन यदु का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। डॉक्टर यदु प्रगतिशील लेखक संघ के प्रांतीय सचिव एवं छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांतीय साहित्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर जीवन यदु हिंदी भाषा के साथ साथ छत्तीसगढ़ी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। उन्होंने नवसाक्षरों के लिए भी उत्कृष्ट साहित्य की सर्जना की है। आपके पाठ्यक्रम में संकलित निबंध छत्तीसगढ़ी लोकगीत पर चर्चा करें, इसके पहले हमें यह समझना होगा कि लोकगीत क्या है, कितने प्रकार के लोकगीत होते हैं और उनका महत्व क्या है। लोकगीत हमारा देश उत्सव, अनुष्ठान, व्रत, त्योहार और संस्कारों का देश है। हम उत्सव धर्मी देश के निवासी हैं। हमारे देश की लोक सांस्कृतिक संपदा पर हम सबको गर्व है। लोकगीत इसी संस्कृति के अंग है। महात्मा गांधी का यह कथन बहुत सही और सार्थक है कि जब लोकगीत गाए जाते हैं तो लोकगीतों में धरती गाती है, पहाड़ गाते हैं, नदियाँ गाती हैं, उत्सव मेले गाते हैं, ऋतुएं और परंपराएं गाती हैं। जो हमारे लोकगीत हैं, लोकगीत प्रकृति के उद्गार हैं, जन मन से उद्भूत होते हैं। लोकगीत के विशिष्ट विद्वान देवेंद्र सत्यार्थी जी का कहना है कि लोकगीत किसी संस्कृत के मुंह बोलते चित्र हैं। यह प्रकृति से प्रादुर्भूत होते हैं,
प्रकृति जब तरंग में आती है तो गान करती है। लोकगीत समूची संस्कृत के पहरेदार हैं। संगीत मर्मज्ञ कुमार गंधर्व जी का मानना है कि लोकगीतों का निर्माण स्वाभाविक रूप से हुआ है। भीतर जब अपना हृदय सुख, दुख, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध जो रस के स्थायी भाव हैं उनसे जब भर जाया करता है तो व्यक्ति गुनगुनाने लगता है और नैसर्गिक रूप से वे लोकगीत जो हैं जन्म लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोकगीतों की जन्मभूमि लोकमानस को माना है। राम नरेश त्रिपाठी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लोकगीतों को एकत्र किया, उनका मानना है कि लोकगीत जो होते हैं हृदय का धन है। और डॉक्टर जीवन यदु का मानना है कि लोकगीत लोक की आंतरिकता का लयबद्ध और संगीतबद्ध अभिव्यक्ति है। कहने का भाव यह है कि लोकगीतों में मानव का समस्त जीवन व्यक्त हुआ है। ये प्रकृति गान है। शिशु के जन्म से लेकर मरण तक लोकगीतों में विभिन्न रूपों में जीवन का रंग मिलता है। लोकगीतों का जो जन्म है वो मस्तिष्क से नहीं, हृदय से हुआ है। यह तर्क पर नहीं, भावना पर आधारित है। इसमें छंद शास्त्र की बेड़ी नहीं है, नदी की स्वच्छंद धारा का प्रवाह है। लोकगीतों का गुण इनकी सहज सुंदरता है। इनमें मानव के प्रेममय सुख दुख का विविध रूप दिखाई देता है। लोकगीतों का बहुधा मौखिक प्रचार होता है। इनके लिखने वाले का नाम नहीं मिलता। ये श्रुत परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोकगीत उतरते चले जा रहे हैं। संगीत इनका शरीर है और भाव इनकी आत्मा। इनकी शैली सरल होती है और इनका गेय तत्व प्रधान होता है। गिर कंदराओं में पनपते हुए मानव में जब थोड़ी बुद्धि आई, उसके आधार पर उनकी भावनाओं के अंकुर फूटे। उसे व्यक्त करने के लिए उन्होंने आलाप करना शुरू किया और यहीं से लोक संगीत प्रारंभ हुआ। संगीत के साथ गीत का जन्म हुआ और एक के बाद एक हजारों गीत बनते चले गए। अब हम यह समझ लें कि लोकगीतों की विशेषताएं क्या हैं। लोकगीत जन जन में पाए जाते हैं। हर व्यक्ति जो है लोकगीत गुनगुनाता है। लोकगीत समूह एवं एकल दोनों तरह के गाए जाते हैं, किंतु अधिकांशतः सामूहिक गाए जाते हैं। अपने छत्तीसगढ़ में ही है, जैसे सुआ है, कर्मा है, ये सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। लोकगीतों में बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी की गहरी रुचि होती है, क्योंकि ये इसमें आत्मा का संवाद होता है। लोकगीतों की प्रकृति बंधन मुक्त होती है। शास्त्र की किसी भी प्रकार की परिधि से लोकगीतों को परहेज होता है। लोकगीत उन्मुक्त और स्वच्छंद होते हैं। प्रकृति के दर्शन लोकगीतों के भावों में सन्निहित होते हैं। लोकगीत बोधगम्य और ललित साहित्य युक्त होते हैं। लोकगीत संस्कार और परंपरा के वाहन हैं और लोकगीतों में 12 मासी सुगंध होती है और लोकगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अब हम यह समझ लें कि लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से लोकगीत जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कार गीत, और दूसरा है ऋतुगीत, और तीसरा है भक्ति गीत, और चौथा है दैनिक क्रियाकलाप के गीत। संस्कार गीत, हम जब से जन्म लेते हैं उस समय से लोकगीत प्रारंभ हो जाता है। हम थोड़ा सा बड़े हुए, हमारा अन्नप्राशन हुआ, अन्नप्राशन के बाद मुंडन हुआ, मुंडन संस्कार के बाद फिर यज्ञोपवीत हुआ, विद्यारंभ हुआ, विवाह हुआ,
और हमारे बच्चों के माने हमारी बहू आई, फिर लोकगीत गाए गए। और जब इस धराधाम को छोड़ देते हैं, कुछ आदिवासी अंचलों में मृत्यु गीत भी गाए जाते हैं। तो संस्कार गीत जो होते हैं ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हमारे संस्कार को प्रकट करते हैं, और इसीलिए इन लोकगीतों का संरक्षण परमावश्यक है। ये हमारी संस्कृति के अनुरक्षक है, इनका होना हमारे लिए परमावश्यक है, क्योंकि इसमें हमारे संस्कार छिपे हैं। हम लोकगीतों में जन्म लेते हैं, लोकगीतों में पलते हैं और लोकगीतों में इस दुनिया को छोड़ देते हैं। दूसरा है ऋतुगीत। ऋतुगीत में जैसे कजली है, हिंदुली है, फाग है, होली है, तुलसी और आम विवाह है, इस तरह के जो ऋतुगीत होते हैं ये गाए जाते हैं। और भक्ति गीत, सामान्य भजन और भोला गीत, देवी गीत, इस तरह से गीत जो है हमारे यहाँ भक्ति गीतों में प्रचलित है। और दैनिक क्रियाकलापों में कृषि कार्य करते समय जो हमारे यहाँ गीत गाए जाते हैं, और जैसे बाल गीत हैं, भिखारियों के गीत हैं, जातिगत गीत हैं, कथा गीत हैं, और आदिवासियों के गीत हैं, बृहत कथाएं हैं, और कुछ कथांश के गीत हैं, नृत्य गीत हैं जैसे दादरे वगैरह हैं, और नृत्य गीत हैं, सामान्य गीत हैं, मृत्यु गीत हैं। इस तरह से गीत अनेक प्रकार के होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। लोकगीतों पर बहुत सारे विद्वानों ने कार्य किया है, उनके संकलन में, उनके इतिहास के संबंध में, उनकी व्याख्या के संबंध में शोधपरक कार्य एवं महत्ता का प्रतिपादन करने वाले बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे राम नारायण जी उपाध्याय, शरीफ मोहम्मद, डॉक्टर हनुमंत नायडू, डॉक्टर शंकर शेष, हमारे छत्तीसगढ़ के पंडित लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर प्यारेलाल, स्वर्गीय श्री हरीश ठाकुर, बहुत काम किया है लोक साहित्य पर, डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल, डॉक्टर विनोद तिवारी, डॉक्टर प्रणय, डॉक्टर सत्यभामा आडिल, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ की हैं, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, इन्होंने ददरिया पर बहुत अच्छा काम किया है, डॉक्टर गोरेलाल चंदेल, लाला जगदलपुरी आदि अनेक विद्वानों ने लोक साहित्य को संकलित करने में, उसकी व्याख्या करने में और शोधपरक कार्य करके उसकी महत्ता का प्रतिपादन करने में अनेकानेक इन विद्वानों ने अपना योगदान किया है। और बहुत सारे विद्वान अभी भी लोकगीत पर काम कर रहे हैं। अब लोकगीत की अवधारणा समझने के पश्चात अब हम समझते हैं डॉक्टर जीवन यदु के आलेख छत्तीसगढ़ी लोकगीत को। यह आलेख जीवन यदु के लोक स्वप्न में लिलिहंसा निबंध संग्रह से संकलित है। विद्वान लेखक डॉक्टर जीवन यदु ने लोकगीत की अवधारणा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से गाए जाने वाले लोकगीत जैसे सुआ गीत है, राउत नाचा है, पंडवानी है, मतराही है आदि के उदाहरण के माध्यम से बहुत सार्थक, सटीक और सुंदर प्रस्तुति दी है। आइए हम उस निबंध को देखें। डॉक्टर जीवन यदु ने प्रारंभ में लोकगीत के विषय में उसका वर्णन करते हुए कहा है कि लोकगीत हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की संवाहक रही हैं और बदलते युग के साथ ही साथ वह अपने विचारों के संप्रेषण का सशक्त माध्यम भी रहे हैं। समय व देश काल व परिस्थितियों के प्रभाव से निश्चित ही यह भी अछूता नहीं रहा
अतः इन पर युगीन व्यवस्थाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बदलते परिवेश के अनुसार इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहा है, जो लोक की सांस्कृतिक यात्रा का प्रमाण है। प्राचीन लोक संस्कृति और लोकगीत के महत्व पर उन्होंने इसमें प्रकाश डाला है। लोकगीतों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और संगीतबद्ध भी हुए, उसका वर्णन करते हुए डॉक्टर यदु कहते हैं, आदि मानव प्राचीन काल से गाए जाने वाले लोकगीतों तथा उस समय के लोकगीतों के सृजन का कुछ तत्व अवश्य प्राचीन लोकगीतों से लिया गया होगा, लेकिन आदिम काल में मनुष्य कृषि कार्य के अभाव में पशु पक्षी आदि का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ ही पशुपालन आदि कार्य करने पर लोकगीत एवं लोक संगीत का स्वरूप अस्तित्व में आया, ऐसा डॉक्टर जीवन यदु जी का मानना है। इसके बाद लोकगीत में पुरानी व्यवस्थाओं के अवशेष आज भी हमें दिखाई देते हैं, आज भी हमें प्राप्त होते हैं। इन्हीं व्यवस्था के कारण मानव समाज में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और इसके फलस्वरूप लोक साहित्य का निर्माण हुआ एवं संगीत उसका अधिकाधिक अंग बनता चला गया। लोक साहित्य के इतिहास को इसमें अभिव्यक्त किया है डॉक्टर जीवन यदु जी ने। लोकगीत क्षेत्र के अंतर्गत या बाह्य होने पर भी अंतर न होना तथा विशिष्ट व्यवस्था में रहते हुए जीवन में घटने वाले सुख दुख आदि का समावेश होने का वर्णन करते हुए डॉक्टर जीवन यदु साहब कहते हैं कि हर क्षेत्र का लोक साहित्य लगभग एक सा ही समान रहता है। भावनाएं सबकी एक जैसी होती हैं, सुख दुख और जो अनुभूतियां हैं एक जैसी होती हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक जो लोक साहित्य की जो भावना है, संवेदना है, एक जैसी है। जनमानस के द्वारा लोकगीतों की अभ्यंतर व बाहरी संरचना होने पर कुछ क्षेत्र को अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। लोकगीतों में किसी विशेष व्यवस्था, जीत एवं हार के अनुभवों का लोकगीत के माध्यम से क्षेत्र की सभ्यता का प्राकट्य करना परमावश्यक होता है। हर क्षेत्र के लोकगीतों में विशेष अंतर नहीं हुआ करता। लोकगीत की उत्पत्ति व क्षेत्र का वर्णन करते हुए डॉक्टर जीवन यदु का मानना है कि लोकगीत समाज की व्यवस्था को देखते हुए की जाती है। यह किसी विशेष व्यक्ति की न होकर सभी सामान्य आम जनता के द्वारा होती है, जो स्वयं को समाज की व्यवस्था के अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं, जीवन यापन करते हैं। लोकगीत के रचनाकार एवं लोकगीतों के गायक कलाकारों के द्वारा संपूर्ण समाज एक ही स्वर में मिलकर अपने अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि भावों को व्यक्त किया जाता है। चूँकि सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है, इसलिए लोकगीतों में किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख न होकर संपूर्ण समाज की मानसिकता का चित्रण होता है। लोकगीत व्यक्ति विशेष के लिए भी हो सकते हैं, परंतु उसमें कठिनता निश्चित है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति विशेष के लिए लिखे गए लोकगीत भी हैं, लेकिन वे सामाजिक नहीं बन पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्षेत्रीय लोकगीतों में पाई जाने वाली समानताएं क्या क्या हो सकती हैं। लोकगीतों के आंतरिक व बाह्य बनावट को क्षेत्रांतर अधिक प्रभावित नहीं करता। किसी विशिष्ट व्यवस्था में रहते हुए सुख दुख और असुरक्षा तथा संघर्ष की जय और पराजय की अनुभूतियों का कलात्मक प्रकटीकरण लोक संस्कृति की सांस्कृतिक अनिवार्यता होती है। सारे क्षेत्रों के लोकगीतों की मूल प्रकृति, बनावट, बुनावट, गुण, धर्म
आदि में समानताएं हो सकती हैं और लोकगीतों में वास्तव में इतिहास छिपा रहता है। इस निबंध में मतराही का वर्णन आया है। ये मतराही क्या है? यादव जाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व जो दीपावली के बाद भाई दूज के दिन मनाया जाता है। मतराही जाने से पहले राउत अपने घर का भार अपने गृह देवता पर डालता है, उसे हम मतराही कहते हैं। दीपावली के अवसर पर अपने छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाने की परंपरा बहुत अद्भुत है। चूँकि लोकगीतों में सुख दुख दोनों का सामाजिकरण होता है, अतः सुआ गीत की नारी की पीड़ा समूची नारी जात की पीड़ा बन जाती है। जैसे चंदा सूरज तोर पैया परत हों, चंदा सूरज तोर पैया परत हों, तिरिया जन्म जन देव नरे सुअना, पहली गबन करी डेहरी बिठारे नरे सुअना, धन छोड़ चले बनी झार। हे चांद और सूरज, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, अगले जन्म में मुझे स्त्री मत बनाना। गौना कराने के बाद मैं पहली बार अपने पति के घर में आई हूँ और मेरे पति हैं कि मुझे यहाँ अकेली छोड़कर खुद काम पर चले गए हैं। दूसरा है राउत नाचा। इस दोहे में दो शब्द रंग महल और मालिक सामंती व्यवस्था की याद दिलाते हैं जो लोकमानस में घुल मिल गए हैं। लोकगीतों के शब्द और धुन दोनों में मस्ती होती है। लोक जीवन उस मस्ती का अमृत पीकर अपने दुख को भी भूल जाता है। श्रृंगार और प्रेम की खुली अभिव्यक्ति लोक जीवन की उसी मस्ती का परिणाम है। बटकी में बासी और चुटकी में नून, बटकी में बासी और चुटकी में नून, मैं गावत हूँ दरिया तय कान दे के सुन। उन्होंने राउत नाचा के दोहे को लेकर के सामंती व्यवस्था का दिग्दर्शन कराया है। पान खाए सुपारी खाए हो, सुपारी के दुई फोरा, और रंग महल में बैठे मालिक राम राम ला मोरा। इस दोहे में रंग महल और मालिक की जो सामंती व्यवस्था है वो याद आती है। श्रृंगार का सृजन कर सकता है और प्रेम को शब्द दे सकता है। अमली के लकड़ी काटे न कटही, तोर मोर प्रीत हा मरे न छुटही। लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है। लोक संस्कारों में पूरी छाप लोकगीतों पर होती है। उनमें न केवल स्थूल लोक संस्कार यानी कर्मकांड ही प्रदर्शित होते हैं, वरन ऐसे लोक संस्कार भी चित्रित होते हैं जो लोक स्वभाव में घुसकर लोक चरित्र में शामिल हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर विवाह संस्कार का गीत आप देखें। दादा तोर लाने थे हल्दी सुपारी वो, दाई लाने तिला तेल, कौन चढ़ाते तोर मन भर हल्दी वो, कौन देव आचरा के छाँव, फूफू चढ़ावे तोर तन पर हल्दी वो, और दाई दे आचरा के छाँव। पिता हल्दी सुपारी लाते हैं, माँ तिल का तेल लाती है। कौन तुम्हें मन भर हल्दी चढ़ाएगा, कौन तुम्हें अपने आंचल की छाँ देगा। बुआ तुम्हारे तन पर हल्दी चढ़ाएगी और माँ अपने आंचल की छाँव देगी। बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति है इस लोकगीत में। लोकगीतों में बहुत से गीत ऐसे भी मिलेंगे जिनमें चित्रों की रचना हुई है। कथात्मक गीतों में यह बात निश्चित रूप से होती है। लोकगीतकार चित्रों की रचना इस तरह से करते हैं कि श्रोताओं को वह घटना अपने आँखों के सामने घटना सी प्रतीत होती है। पंडवानी देखिए, पद्मश्री तीजन बाई ने पंडवानी को छत्तीसगढ़ से समूचे विश्व में ले जाकर के खड़ा कर दिया। जैसे
रानी के न्योता कीचक पावे जी, साजे सिंगार राजा चलत हावे ना। माथे में मुकुट राजा बांधत हावे जी, और काने में कुंडल राजा पहिरत हावे जी, गले में गज मुक्ता के हार सोहे जी। इन पंक्तियों में विराट राजा महाबाहु के साले और राज के सेनापति कीचक के उस श्रृंगार का चित्रात्मक वर्णन है जिसे उसने सौरंध्री यानी द्रौपदी के कक्ष में जाते समय धारण किया था। इसी तरह पंडवानी के सेना प्रयाण के दृश्य को लोकगीतकार ने चित्र और ध्वनि के माध्यम से उभारा है। लोंगी सांप संलग्नी, हाथी हदबद गदहा गदबद, घोड़ा सरपट पैदल रटपट, सेना करिन पयान। चूंकि लोकगीत मुक्ति की हामीदार है, मोक्ष की नहीं, अतः लोक साहित्य में आए चमत्कारी देवता लोक को भौतिक सुविधा प्रदान करने लगते हैं। गोपालक जातियां बांस गीत गाती हैं। एक उदाहरण देखिए। पहली धरती और पृथ्वी, दूसर बंदो अहिरान, और तीसर बंदो गाय भैंसिला, काटे चोला के अपराध, और चौथे बंदे नोई कसोली को, राउत के करे प्रतिपाल, और पचहे बंदो अहिर पिलोना, जन्मे है गोपी गुआल। पहले धरती को प्रणाम, दूसरा प्रणाम सभी अहीरों को, तीसरा प्रणाम गाय भैंसों को करता हूँ जिनकी सेवा से पाप कट जाते हैं, चौथा प्रणाम नोई और कसोली को जिससे मेरी आजीविका चलती है, पांचवें यादव कुल को प्रणाम जिसमें श्री कृष्ण और गोपी ग्वालों का जन्म हुआ। लोकगीतकारों ने संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इसी तरह जगत को सत्य माना है। हरदाही गीत की पंक्तियां देखिए। खेल ले गोंदा जियत भर ले, बहुत सटीक और यथार्थ चित्र है ये। खेल ले गोंदा जियत भर ले, ये चोला नहीं आवे घेरी बेरी। यह चोला बार बार नहीं आने को है। लोकगीतों में विरोध का स्वर व्यंग में फूटा है। जमींदारी प्रथा और पीड़ित व्यक्ति अपने विरोध को प्रकट करने का मौका ढूंढ ही लेता है। मड़ई के समय राउत अपने दोहे में ठाकुर को भी नहीं बकसता। गाय बैला के सींग में मैं हाथ देखो माटी, ठाकुर पहिरे सोना चांदी, ठकुराइन पहिरे घाटी। इस तरह दोहे का उदाहरण और लिया जा सकता है, जैसे मालिक लिए दिए तैसे देवो आशीष। हमारे छत्तीसगढ़ में भक्ति संबंधी लोकगीत कौन कौन से हैं? जैसे चंपा फूल के गजरा, चमेली फूल के हार, और चमेली फूल की माथ मटुकिया, और 16 श्रृंगार। तो इस तरह से हमारे यहाँ भक्ति गीत हैं। लोकगीत सहज संप्रेष्य क्यों होते हैं? सहजता से ये क्यों समझ में आते हैं और इसकी विशेषता क्या है? लोकगीत सहज संप्रेष्य होते हैं, कारण है लोकगीत किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। पहली बात, लोकगीत समूह की मानसिकता पर आधारित होते हैं। तीसरी चीज़ है, लोकगीत विचारों के वाहन नहीं, रंजन के साधन भी हैं। लोक जीवन की सहजता लोकगीतों को असहज नहीं होने देती। जमारा गीत इसका स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ पुरुषों के द्वारा कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ में पुरुषों के द्वारा गाया जाता है राउत नाचा, और महिलाओं के द्वारा सुआ गीत, केवल महिलाएं गाती हैं। और दोनों मिल करके कौन सा गीत गाते हैं? तो कर्मा और ददरिया पुरुषों और महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि होली के अवसर पर फाग गीत गाए जाते हैं, वैसे ही अन्य पर्वों पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? जैसे नवरात्रि, दशहरा पर जस गीत, दीपावली के अवसर पर सुहा गीत, और भाई दूज में राउत नाचा। ये हम बता चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की जो पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तीजन बाई जी, उनको किस क्षेत्र में
प्रसिद्धि मिली है तो तीजन बाई को पंडवानी के क्षेत्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इसे वो सम्मानित की गई हैं, जिनसे समूचा छत्तीसगढ़ सम्मानित हुआ है। इस प्रकार लोकगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं। लोकगीत का अनुरक्षण अपनी संस्कृति का अनुरक्षण है। जिस दिन हमारा लोक साहित्य, लोकगीत समाप्त हो जाएंगे, उस दिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार स्वयमेव समाप्त हो जाएंगे। इस पाठ में लेखक डॉक्टर जीवन यदु ने लोकगीत को परिभाषित करते हुए छत्तीसगढ़ में गाए जाने वाले लोकगीतों का बहुत ही सुंदर, सटीक और सम्यक विवेचन किया है।